Assalamualaikum students. My name is Tehreem Shirazi and I am subject specialist in physics in Divisional Public School and College साहिवाल। Students, आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 21 विच इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके दो आर्टिकल्स जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड रेडिएशन एक्सपोजर है इसको डिस्कस करेंगे। इन आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले प्रीवियसली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व्ड हो। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंट्रल पार्ट को आप न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस को इन्वॉल्व किया जाए इसको आप न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। एटम के सेंट्रल पार्ट को आप न्यूक्लियस कहते हो। इस चैप्टर में हमने पहले फिशन रिएक्शन के बारे में भी बात की। फिशन मीन जिसमें एक ऑब्जेक्ट टूटता है, जिसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस था हमारे पास, ये एक हैवी एटम था, और जब ये दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है इसके साथ हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। यानी फिशन वो प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो अपने पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब इस प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है विच इज़ नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, ताकि एक हैवी न्यूक्लियस बन सके और विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। So we can define nuclear fusion as a nuclear reaction in which two light nuclei merge to form a heavy nucleus is called fusion reaction. Nuclear fusion reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई को आप फ्यूज़ करते हैं या उनको आपस में मिलाते हैं या मर्ज करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए। This reaction is known as nuclear fusion reaction. यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि मैस नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के दरमियान है। मैस नंबर क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज मैस नंबर, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इन आ न्यूक्लियस। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी से मुराद है वो एनर्जी जो एक न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है। इसका मतलब है कि अगर हमने किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने के लिए। स्टूडेंट, इस ग्राफ के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन की है। इट मीन्स हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आयरन को तोड़ने के लिए। इट मीन्स कि आयरन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि जिसको तोड़ने के लिए हमें मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए अमंग ऑल अदर एलिमेंट्स आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। इस ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि जो आयरन से नीचे लाइटर एलिमेंट्स हैं इसमें फ्यूजन का प्रोसेस होता है, और वो एलिमेंट्स जो आयरन से ऑनवर्ड हैं मींस हैवी एलिमेंट्स हैं उनमें फिशन का प्रोसेस हमें नज़र आता है। आयरन से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जब इनको आपस में मिलाया जाता है या मर्ज किया जाता है तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई आते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइट न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें
फिजन और फ्यूजन रिएक्शन का कि एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन रिएक्शन में ज़्यादा होती है या एनर्जी पर न्यूक्लियन फिशन रिएक्शन में ज़्यादा होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा रिलीज होती है। इन फ्यूजन रिएक्शन more energy will emit out as compared to fission reaction. It's mean कि हम फ्यूजन रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ किया, एज अ रिजल्ट वी गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आप दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ करते हो या मर्ज करते हो। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि फ्यूजन रिएक्शन में कुछ मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूजन रिएक्शन में पर न्यूक्लियन हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। बट अगर हमने फ्यूजन रिएक्शन करना हो तो हमारे लिए एक फ्यूजन रिएक्शन को करने के लिए डिफ़िकल्टी आती है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। जब दो न्यूक्लियाई को आपस में करीब लाया जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट उनके दरमियान एक फोर्स क्रिएट होगी विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो दो सेम प्रोटॉन्स को आपस में फ्यूज़ होने से रिपेल करेंगी। इसलिए दो न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ करने के लिए हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो कि इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान है उसको ओवरकम कर सकें। ऑन द अदर हैंड जब हम फिशन की बात करते हैं तो वहाँ एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर आप एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज है, इसलिए उसे किसी किस्म की फोर्स ऑफ रिपल्शन भी महसूस नहीं होती। दैट्स वाई वी से दैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस फ्यूजन एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्यूटेरॉन की। ड्यूटेरॉन क्या है? दिस इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो वेरी कर जाए। ये एक हमारे पास ड्यूटेरॉन एटम है और ये दूसरा है। इन दोनों के मर्ज करने से हमारे पास हीलियम एटम की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये 2 हमारे पास जो है ये बता रहा है, इसमें नंबर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 1 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे ये जो नीचे 1 है दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो हमारे पास एक ड्यूटेरॉन का एटम ये प्लेस किया गया है और एक ड्यूटेरॉन का एटम ये है। इन दोनों को जब हम आपस में मर्ज करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। साथ ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, डैट इज़ 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मगर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जब हमारे पास इस हीलियम के साथ या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन भी एमिट हो। ऐसे रिएक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। एक ड्यूटेरॉन जब दूसरे ड्यूटेरॉन से मिलेगा तो एज अ रिज़ल्ट ट्रिटियम हमारे पास आएगा, प्लस एक प्रोटॉन आएगा, प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ हो। स्टूडेंट, ट्रिटियम भी हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है, मगर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो 1 ही है, मगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 2 दिए गए हैं। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें 2 ड्यूटेरॉन्स हैं, ये फ्यूज़ होते हैं और एज अ रिज़ल्ट वी गॉट अ ट्रिटियम प्लस प्रोटॉन। इसी तरह से अगर हम एक न्यूट्रॉन के एमिट होने का रिएक्शन देखें तो 2 ड्यूटेरॉन्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियाई आएगा जिसका मैस नंबर हमारे पास 3 गिवन है और एटॉमिक नंबर 2 गिवन है।
प्लस एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी इट इज़ 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो इन दोनों रिएक्शंस में एनर्जी जो रिलीज होती है पर न्यूक्लियॉन इट इज़ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ट्रिटियम और ड्यूटेरियम को अगर हम फोर्सफुली फ्यूज़ करें तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियाई आता है, एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा और प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह हम दो न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ करते हैं। दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ करने के लिए हमें कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करना होता है। जब दो न्यूक्लियाई आपस में करीब आते हैं इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होती है। न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं और दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। अब हमें कोई मेथड यूज़ करना है जिसके ज़रिए से हम इन न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब ला सकें। फ्यूजन करने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ वी यूज़ द एक्सीलरेटर। न्यूक्लियाई को आप स्पीड प्रोवाइड करते हैं विद अ मशीन जिसको आप एक्सीलरेटर कहते हैं। एक्सीलरेटर्स के ज़रिए से इन न्यूक्लियाई को एक लार्ज वेलोसिटी दी जाती है। इस हाई स्पीड की वजह से वो दो न्यूक्लियाई आपस में मर्ज कर जाते हैं। इसका मतलब है जो स्पीड है वो हावी हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पर। एक्सेलरेटर के ज़रिए से न्यूक्लियाई को स्पीड देने का जो मेथड है ये लार्ज स्केल पे नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। दूसरा मेथड जो यूज़ किया जाता है दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करने के लिए उसमें एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। वो प्रिंसिपल क्या है कि हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो एज ए रिज़ल्ट एटम्स की स्पीड इंक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलेरेटर जैसी डिवाइस यूज़ करने के बजाय हम जस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके भी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट न्यूक्लियाई की स्पीड इंक्रीज़ करेगी और वो आपस में मर्ज कर जाएंगे। बट फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए हमें इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और इसलिए फ्यूजन रिएक्शन को हम थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। और नॉर्मली इतना हाई टेम्परेचर अचीव करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। इतना हाई टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एटम बॉम्ब। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आप बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑसिलेशन बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट रेंज फोर्स विच इज़ द न्यूक्लियर फोर्स वो डोमिनेंट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पे। एज अ रिज़ल्ट ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप फ्यूजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एट सच हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ब्रेक्स इनटू एटम्स। देन द एटम्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। अब हमारे पास बेयर न्यूक्लियाई विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड देम ऑब्टेन्ड हो जाएगा।
इसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास एक बेयर न्यूक्लियाई विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड होगा और एक और बेयर न्यूक्लियाई विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट एक नया न्यूक्लियाई बनेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Once the fusion start, no further external heating is required. एक बार ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। क्या आप अर्थ पर ये रिएक्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी हम इतना ही टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी फ्यूजन होती है दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के दरमियान, विच इज़ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, और एज अ रिज़ल्ट इसमें भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, विच इज़ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉम्ब और एक एटम बॉम्ब। क्या हम हाइड्रोजन बॉम्ब को अर्थ पर एक्सप्लोड कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, मगर कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बॉम्ब सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए ही बन रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ के पास ये हाइड्रोजन बॉम्ब है भी। अगर मैं एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करूँ तो इनमें ज़्यादा डेंजरस जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है। To start fusion of hydrogen atom, we need to explode an atom bomb which provides initial kinetic energy required for fusion. हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक एटम बॉम्ब एक्सप्लोड करना होगा। वो एटम्स को इनिशियल किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फ्यूज़ कर सकें। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। न्यूक्लियर फ्यूजन का डिस्ट्रक्टिव यूज़ हुआ है, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जितने भी रिएक्टर्स हैं वर्ल्ड के, वो सब के सब फिशन पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोल है। फ्यूजन कंट्रोल फॉर्म में नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्यूजन की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन। सन हमारे पास एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है? एक्चुअली सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकर करता है। क्या सन में फिशन नहीं हो सकता? सन्स और स्टार्स कंपोज्ड होते हैं 90% हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। Only 10% is the other elements and some organic complexes. And you know that कि फिशन के लिए हमें यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स चाहिए जो कि सन में प्रेजेंट नहीं है। Hence, sun gives tremendous amount of energy by fusion of hydrogen atom. 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ये फ्यूजन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में 2 प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज करते हैं और एक ड्यूटेरियम बनाते हैं। यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, बट आफ्टर द रिएक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। हमने ये पढ़ा है कि जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो भी निकलता है एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इन द सेकेंड स्टेप ये ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट होगा एक अनस्टेबल हीलियम न्यूक्लियाई में, प्लस गैमा रेस एंड एनर्जी रिलीज होगी।
और हम ये जानते हैं कि हीलियम का ये जो न्यूक्लियाई है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। ये एक और हीलियम के अनस्टेबल के साथ रिएक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट एक हीलियम का एटम प्लस 2 प्रोटॉन्स और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। नाउ द क्वेश्चन इज विच रिलीजेस मोर एनर्जी? फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है या फिशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है ज़्यादा? अगर आप पर रिएक्शन चेक करें तो पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक फिशन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और एक फ्यूजन रिएक्शन में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई थी। मगर अगर हम एज अ होल देखें तो फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, तो पर किलोग्राम में फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। सो वी कैन से दैट in fusion reaction 604 mega electron volt per nucleon energy is obtained, which is much greater than the energy given out per nucleon during the fission reaction. आज का दूसरा आर्टिकल जिसको हमने डिस्कस करना है that is radiation exposure. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन एक्सपोजर को, यानी डिफरेंट तरह के रेडिएशंस का अगर इंसान को सामना करना पड़े तो कौन से ज़राए हो सकते हैं, इट मीन्स कौन से सोर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इन रेडिएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जीएम काउंटर की बात करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम इन रेडिएशंस को काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम इन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर रेडिएशंस मौजूद हों तो हमें उस डिवाइस के ज़रिए से पता चल जाएगा कि इस जगह पे रेडिएशंस मौजूद हैं। हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि रेडियो एक्टिव सोर्स जीएम काउंटर में प्लेस ना भी किया जाए, यानी एक ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशंस को एमिट करके अपने आप को स्टेबल करता है, इसको जीएम काउंटर में ना भी रखा जाए तो फिर भी जीएम काउंटर कुछ रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर जीएम काउंटर कुछ रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहा है तो ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं? इट मीन्स कि वहाँ पर कोई सोर्स मौजूद है जिसकी रेडिएशंस को जीएम काउंटर डिटेक्ट कर रहा है। हमने सबसे पहले ये सोचा कि ये रेडिएशंस जो जीएम काउंटर डिटेक्ट कर रहा है ये अर्थ में से आ रही हैं, बिकॉज अर्थ के पास बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी रेडिएशंस को एमिट करेंगे। अर्थ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जिसकी वजह से रेडिएशंस डिटेक्ट हो रही हैं इस काउंटर में। लेकिन ये देखा गया कि जब हम इस काउंटर को ज़मीन की सतह से दूर ले के गए तो रेडिएशंस पर क्या असर पड़ा। हमने देखा जैसे ही हम इस काउंटर को अर्थ के लेवल से ऊपर लेके गए ताकि इन रेडिएशंस में कमी आए, मगर इन रेडिएशंस में कमी नहीं आई बल्कि वो रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। स्टूडेंट, इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो रेडिएशंस आ रही हैं जीएम काउंटर में, जिनको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देंगे, ऐसी रेडिएशंस हैं जो ज़मीन की तरफ से नहीं आ रही बल्कि इस ज़मीन से बाहर स्पेस से आ रही हैं, इसलिए इनको रेज़ कहा गया। इन रेज़ को कॉस्मिक रेज़ या अल्ट्रावायलेट रेज़ भी कहा जाता है। ये रेज़ स्टार्स में से और सन में से आ रही हैं। कॉस्मिक रेज़ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ भी होती हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉस्मिक रेज़ ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं
और अगर ये कॉस्मिक रेज ह्यूमंस तक पहुँचें तो ये उनके अंदर स्किन और आई के डिजीज क्रिएट करती हैं। कुदरत की तरफ से इंसानों के बचाव के लिए अर्थ के गिर्द एक लेयर मौजूद है जो इन हार्मफुल रेज से इंसानों को बचाती है। इस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। मेजॉरिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज रास्ते में ही शील आउट हो जाएंगी। जो कुछ अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचेंगी वो बहुत हार्मफुल होती हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यू यूज़ सन ब्लॉक सो डैट इन रेज का हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारी स्किन को इफेक्ट ना कर सके। स्टूडेंट्स, ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ को इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिफरेंट डिवाइसेस और मटेरियल में यूज़ होते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करते हैं, या ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर को नुकसान का अंदेशा होता है। अब जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना हो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, और ताकि ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचे। बैकग्राउंड रेडिएशन का थर्ड सोर्स जो हमारे पास है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि भारी मिकदार में हमारी ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है। यूरेनियम जब डिके करता है अल्फा पार्टिकल से इट प्रोड्यूस रेडियम, और जब रेडियम डिके करता है अल्फा पार्टिकल से तो इट प्रोड्यूस रेडॉन। अब जो रेडॉन है वो हमारे पास एक गैस है, वो ट्रैप नहीं रहती सरफेस के अंदर, वो ज़मीन की पोर में से बाहर आ जाती है। बाहर आ जाती है तो वो हमारे घरों के फर्श के पोर्स में से भी बाहर आ जाती है। अब रेडॉन फिर हमारे पास एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। ये तो रेडॉन गैस जो है ये हर तरफ से ज़मीन को घेरे हुए है, तो कोई भी ज़मीन का ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे ये बैकग्राउंड रेडिएशन ना हो या हम उनसे बच सकें। हम घरों के अंदर अच्छी वेंटिलेशन अगर क्रिएट करें तो ये जो सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह जो फूड हम यूज़ करते हैं उन सारी की सारी फूड्स में कोई ना कोई एलिमेंट या एटम रेडियो एक्टिव हो सकता है। जिस तरह हम अगर एप्पल की बात करें वो एक ऑर्गेनिक फूड है, उसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन 612 होता है या कार्बन 614 होता है। अगर तो 612 है तो वो स्टेबल है, और अगर वो 614 है तो फिर ये सोर्स ऑफ बीटा रेडिएशन है। पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई ना कोई फूड जो आपने खाई हो वो सोर्स हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। फिर इसी तरह एक्सरे का जो एक्सपोजर है ये भी हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशंस का रीज़न बनता है। एक्सरेज को मेडिकल में यूज़ किया जाता है इमेजिंग के लिए। किसी पोर्शन में फ्रैक्चर हो गया हो या आपके जिस्म के अंदर कोई ट्यूमर मौजूद हो, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक्सरेज करते हैं। सम रेडिएशन इन द एनवायरनमेंट इज एडेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मेडिकल प्रैक्टिसेस contributes the major portion to it, और समटाइम रूटीन के एक्सरेज भी जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं देन उसका कोई गुड इफेक्ट लाइफ में पहुँचे। एक्सरे का जो एक्सपोजर है वो भी हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन की रीज़न बनता है। हमारे पास अब तो प्लाज्मा टीवी आ गया है, पहले टेलीविज़न स्क्रीन्स थी
और वहाँ पे पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविजन थे, उसमें इलेक्ट्रॉन यूज होते थे। इलेक्ट्रॉन का सडनली स्लो डाउन होना एक्सरेज क्रिएट करता था, इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सके। अगर आपका घर किसी हॉस्पिटल के करीब है तो फिर आपके पास रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा। सूरज से रेडिएशन आ सकती हैं। कैंसर हॉस्पिटल में आइसोटोप्स हैं या रेडियो एक्टिव थेरेपी है, उसमें एक्सरेज यूज़ होती है। अल्फ़ा बीटा और गैमा के साथ एक्सरेज भी रिलीज होती हैं बाय द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये एक्सरेज हमारे लिए इन्वायरमेंट में डेंजरस हो सकती हैं। इसी तरह वो रिस्ट वॉचेस जो आप यूज़ करते हैं जो ग्लो करती हैं, इस ग्लोइंग पॉइंट्स पे ट्रिटियम की कोटिंग होती है। तो ट्रिटियम जो है ये सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल है। वो बीटा पार्टिकल्स निकल कर उस फ्लोरोसेंट मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं और वो ग्लो करता है। ये एक्सरेज इन्वायरमेंट में हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करने के लिए हम इस छोटी सी असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट MCQ इज द प्रोसेस इन विच 2 or more light nuclei combine together to form a heavier nuclei with the release of energy is called A option fission reaction, B option fusion reaction, C option chain reaction and D option chemical reaction। जब भी दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपने इस MCQ में ये बताना है। Our second MCQ is the source of energy in the sun and the star is mainly due to A option fission reaction, B option fusion reaction, C option chain reaction and D option chemical reaction। हमने अपने आर्टिकल्स में ये डिस्कस किया था कि सन या अदर स्टार्स के अंदर तकरीबन 90% हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन है। आपने इस MCQ में ये बताना है कि इनमें कौन सा रिएक्शन अगर कर सकता है। Our third MCQ is in fusion reaction when two deuterons are merged to form a helium nucleus, the energy released is A option 20 mega electron volt, B option 24 mega electron volt, C option 100 mega electron volt and D option 200 mega electron volt। जब दो ड्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपने इस MCQ में मेंशन करना है। Our fourth MCQ is when two deuterons nuclei fuse together to form a tritium nucleus we get a। जब दो ड्यूटियम को हम आपस में फ्यूज करते हैं एक ट्रिटियम का न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो उसके साथ हमारे पास एक और एलिमेंट रिलीज होता है। आपने उस एलिमेंट का नाम बताना है। Our fifth MCQ is fusion reaction take place at high temperature because A option atoms are ionized at high temperature, B option kinetic energy is high enough to overcome repulsion, C option molecules break up at high temperature and D option nuclei break up at high temperature। जब हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑसिलेशन बढ़ेगी और ये एक दूसरे के करीब आएंगे और एट दैट टाइम एटम्स कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। आपने इस इक्वेशन में बताना है कि हाई टेम्परेचर में एटम किस कंडीशन में आते हैं। That's all about today's lecture. Thank you.